पूर्वी भूमध्य सागर में आज भी ओसिरिस की पूजा से जुड़े विभिन्न अवशेष विद्यमान हैं। यरूशलेम में पश्चिमी दीवार के आधार के पत्थरों को देखिए। ये भी विशाल खंड हैं, जिन्हें आकार और बनावट में बालबेक के प्रसिद्ध पत्थरों के समान बताया जाता है। मिस्र में ही सिकंदरिया के तट पर पानी के नीचे पाए गए विशाल पत्थरों के खंडहर पुरातत्वविदों को चकित करते हैं। इन संरचनाओं को फिरौन के शासन वाले राजवंशी मिस्र से भी पहले का माना जाता है। यही नहीं, ओसिरिस की कथा और मिस्र में पाए गए ओसिरिस के मकबरों की कहानियों से जुड़कर अटलांटिस के समकालीन एक खोई हुई सभ्यता की परिकल्पना भी सामने आती है। अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया में डूबे हुए विशाल अवशेष प्राचीन मिस्र के देवता ओसिरिस के अस्तित्व को और मजबूत करते हैं। हालांकि अलेक्जेंड्रिया यूनानी शैली में बसाया गया एक शहर है। यह मिस्र की धरती पर स्थित है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसकी स्थापना सिकंदर महान द्वारा करवाई गई थी। सिकंदर, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यूनान के विभिन्न राज्यों को जीतने के बाद विश्व विजय का अभियान आरंभ किया था। उसका पहला लक्ष्य था फारस, जो सदियों से मिस्र का प्रमुख शत्रु रहा था। फारस के कमजोर पड़ने से मिस्र वासियों ने सिकंदर का सहर्ष स्वागत किया। सिकंदर ने पहले मेम्फिस का दौरा किया, जो आज के काहिरा के पास स्थित है, और फिर नील नदी के मार्ग से मिस्र के एक छोटे से शहर राकोटिस पहुंचा। यहीं पर उसने अपने वास्तुविदों को एक भव्य बंदरगाह शहर बनाने का आदेश दिया, और इस तरह अलेक्जेंड्रिया अस्तित्व में आया। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद सिया ओएसिस स्थित आमोन के भव्य मंदिर की यात्रा की। वहां के पुजारियों ने उसे किसी देवता के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन सा देवता था। कुछ का मानना है कि उसे प्राचीन मिस्र के देवता ओसिरिस का अवतार माना गया था, जो मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े थे, जबकि अन्य का कहना है कि यह अटलांटिस के किसी महान राजा का पुनरागमन माना गया होगा, जो एक खोई हुई सभ्यता से जुड़ी पौराणिक कथा थी। सिकंदर इस मान्यता से उत्साहित हुआ और उसने फारस के शेष भागों को जीतने के अपने अभियान को तीव्र कर दिया। इसके बाद उसने भारत पर भी आक्रमण किया, लेकिन विजय प्राप्त करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 8 साल के बाद सिकंदर का शव एक ताबूत में सिकंदरिया वापस लाया गया। विडंबना यह है कि वह फिर कभी अपने महानगर को जीवित अवस्था में नहीं देख पाया। किंवदंतियों के अनुसार उसकी हड्डियां आज भी सिकंदरिया में कहीं दबी हुई हैं, लेकिन पुरातत्वविदों को आज तक उसका मकबरा नहीं मिल पाया है। इस खोज से जुड़े रहस्य इतिहास के खुले अध्यायों में से एक बने हुए हैं। इतिहास और पुराणों में समृद्ध अलेक्जेंड्रिया अपने अनगिनत रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर भी इन रहस्यों में से शायद सबसे जटिल वह है जो फारस के प्रकाश स्तंभ के पश्चिम में छिपा है। पिछली शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी पुरातत्वविद एम जॉन्डेट द्वारा खोजे गए ये खंडहर विशाल पत्थरों से बने एक विशाल बंदरगाह के अवशेष हैं। लेपोक सबमर्ज तिलानसियान आइल दे फारोस नाम के अपने शोध पत्र में जॉन्डेट ने इस बंदरगाह का उल्लेख किया है।
आज ये प्रागैतिहासिक बंदरगाह पूरी तरह से जलमग्न है, मानो भूमध्य सागर के गहरे पानी में छुपा हो। इतिहासकारों का मानना है कि इसी क्षेत्र में कभी पोसाइडन का भव्य मंदिर भी स्थित था। हालांकि यह मंदिर अब खो चुका है, लेकिन प्राचीन साहित्य में इसके उल्लेख मिलते हैं। इन दोनों संरचनाओं की खोज इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यह खोज हमें प्राचीन अलेक्जेंड्रिया के गौरवशाली अतीत की एक झलक प्रदान कर सकती है। जब मेगालिथों के डूबे हुए बंदरगाह के बारे में पता चला तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने तुरंत इसे खोई हुई सभ्यता अटलांटिस से जोड़ दिया। हालांकि अन्य सिद्धांत भी सामने आए। पुरातत्वविद एम जॉन्डेट का मानना था कि यह स्थल मिनोअन सभ्यता से संबंधित हो सकता है, जो क्रीट के समुद्री व्यापारियों के लिए एक बंदरगाह का हिस्सा रहा होगा। वहीं दूसरी ओर लेखक E.M. फोस्टर ने अपनी पुस्तक अलेक्जेंड्रिया गाइड 152 में इस बंदरगाह को प्राचीन मिस्र के राजा रामसेस द्वितीय द्वारा लगभग 1300 ईसा पूर्व निर्मित बताते हैं। यह डूबा हुआ बंदरगाह काफी विस्तृत है। इसकी अधिकांश संरचना 4 से 25 फीट पानी के नीचे है और पूर्व से पश्चिम की ओर 70 गज तक फैली हुई है। साथ ही दक्षिण दिशा की ओर थोड़ा फैलाव भी है। कभी जल के ऊपर रहा हुआ यह विशाल डूबा हुआ बंदरगाह सदियों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को मोहित करता आ रहा है। इस प्राचीन संरचना की उत्पत्ति एक बड़ा रहस्य है। पुरातत्वविदों के बीच कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ का मानना है, जैसा कि एम जॉन्डेट ने प्रस्तावित किया था, कि इसे मिनोअन सभ्यता के कुशल इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, जो अपने जहाज निर्माण कौशल और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध थे। मिनोअन सभ्यता का संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र के क्रीट द्वीप से माना जाता है। वहीं दूसरी ओर थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे कुछ समूहों का दावा है कि यह पौराणिक खोया हुआ शहर अटलांटिस का अवशेष है। हो सकता है सच्चाई इन दोनों विचारों का एक अनूठा मिश्रण हो। शायद मिनोअन सभ्यता किसी और प्राचीन सभ्यता के ज्ञान का उपयोग करके इस बंदरगाह का निर्माण कर पाई थी, जो अब खो चुकी है। दस्तावेज यह भी बताते हैं कि भूमध्य सागर धीरे धीरे पानी से भर रहा था। कुछ 100 वर्षों बाद जल स्तर स्थिर हुआ होगा, जिससे पहले जलमग्न भूमि ने उभरकर एक नया परिदृश्य बनाया होगा, और यहीं पर ओसिरियन लोग, जिनके पास अटलांटिस के समान उन्नत तकनीक और विज्ञान था, अवसर का लाभ उठाते मिले होंगे। वे उभरे हुए अवशेषों का इस्तेमाल कर संरचनाएं और बंदरगाह बनाते हैं और एक ऐसी सभ्यता के अवशेषों का पुनर्निर्माण करते हैं जो अब खो चुकी है। लेकिन यह सारी मेहनत अस्थायी हो जाती है, क्योंकि धरती के अंदर हुए बदलावों की वजह से यह क्षेत्र फिर से पानी में डूब जाता है, और इस तरह भूमध्य सागर के अशांत इतिहास में एक और अध्याय जुड़ जाता है। यह सिद्धांत काफी रोचक है, क्योंकि रास एल टिन के सिरे पर पोसाइडन का मंदिर पाया गया था। वही पोसाइडन जिसे प्राचीन काल में अटलांटिस के नाम से जाना जाता था, और पोसेडोनिस या पोसाइडन अटलांटिस का एक राजा था। इतना ही नहीं, पोसाइडन और मिस्र के देवता ओसिरिस को एक ही माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रहा कोटिस वह मिस्र का शहर जिसे सिकंदर महान ने प्राचीन बंदरगाह पर पाया था, उसमें मुख्य मंदिर ओसिरिस को ही समर्पित था। यह समानता अटलांटिस और मिस्र के बीच के गहरे संबंधों की ओर इशारा करती है। ये विशालकाय संरचनाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और जिनमें से कई पानी के नीचे हैं, जिन तक पहुंचना काफी मुश्किल है। यह खोज
हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि प्राचीन गैर लिखित सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। इन दूर दराज के स्मारकों का निर्माण कैसे किया गया और उनके पीछे का उद्देश्य क्या था, यह एक रहस्य है जिसे आधुनिक पुरातत्व अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है।